संगठन के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ आए और हमारे बीच में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। मैं इनका यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से आए कार्यकर्ताओं का, डेलीगेट्स का, पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारी बात को सुनने जा रहे हैं। और मेरा उनसे सभी से निवेदन रहेगा कि हैं ये जब लोकसभा में पहुँचेंगे यहाँ से जीत करके तभी 400 पार होगा। ये विशेष ध्यान में चंबा की जानकारी नहीं ऐसा प्रत्याशी हमें मिल रहा है और डॉक्टर भारद्वाज जी ने अपने जीवन के 20 साल चंबा को दिए हैं। ये चंबा के साथ विशेष लगाव था, इसलिए पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, ये प्रोग्राम बहुत लंबा है, तो मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में हर व्यक्ति संपर्क करके भारद्वाज जी के पक्ष में मतदान करवाएं। 1 जून का दिन याद रखिएगा। भारद्वाज जी का चुनाव चिन्ह तो कमल का फूल है जो भाजपा का है, लेकिन ये आपका एक एक वोट सीधा तौर पे मोदी जी के पक्ष में जाएगा और भारद्वाज जी हमारे यहाँ से सांसद बन के जाएंगे और आपका विकास में पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। शर्मा जी हमारे रिटायर्ड इंजीनियर हैं और ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कल भी हम जहाँ बैठे थे कैफे में चाय पी रहे थे तो हमारे विनय शर्मा जी हैं और ये ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी हैं और आज हैं नरेंद्र महाजन जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। नरेश महाजन जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं और नरेंद्र महाजन जी ये भी सभा के साथ जुड़े हैं, महाजन सभा के साथ सारे गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे साथ। व्यापार मंडल से और आदरणीय यहाँ की प्रत्याशी बहन नीलम नैयर जी, आदरणीय नैयर साहब, जिला के अध्यक्ष श्रीमान नीरज जी, जिला के प्रभारी पूर्व विधायक श्री अर्जुन जी, श्री जय सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष श्री महाराज कृष्ण बडियाल जी, मेरे बड़े पुराने मित्र उमेश वैद जी, गुप्ता साहब, पुरी साहब, जी, शिशु जी, मातृशक्ति, सीमा जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है। विनोद जी हैं, उनका भी स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि 6 नुक्कड़ सभाएं पूरे चंबा में रखी गई हैं। तो मैंने भी ये तय किया था और हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व उसने भी ये तय किया था और मेरी बहुत इच्छा थी कि सबसे छोटी छोटी बैठकें करके मिला जाए। उसका लाभ ये होता है कि हम सब लोग एक दूसरे को समझते भी हैं, पहचानते भी हैं और बातचीत भी ढंग से हो सकती है। तो इसलिए मैंने प्रार्थना की थी मंडल के नेतृत्व से कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, बड़ी जनसभा नहीं, छोटी छोटी नुक्कड़ जनसभाएं जो उस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं। चुनाव क्या होता है? चुनाव एक परसेप्शन का चुनाव में एक परसेप्शन चलती है, एक धारणा चलती है। उसमें आप जैसे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, वो एक ओपिनियन मेक करते हैं। उस नाते मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष जी का, नीलम जी का और बाकी सभी वरिष्ठ नेताओं का कि आपने एक अच्छी नुक्कड़ सभा रखी है, ताकि और जितने अलग अलग समाज के जितने प्रबुद्ध जन हैं, आज मुझे ये सौभाग्य आपने प्रदान कर दिया कि मैं उनसे मिल सकूं, उनका आशीर्वाद ले सकूं, क्योंकि आप सबके पास अपने जीवन का एक लंबा अनुभव है। चाहे वो आपने सरकारी सेवा की है, चाहे आपने समाज के क्षेत्र में काम किया है, आपके पास एक लंबा अनुभव है और ये अनुभव का लाभ मैं इस चुनाव में प्रत्याशी के नाते उठाना चाहता था।
तो इसलिए पुनः मैं आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और वंदन भी करता हूं। जैसे आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव रणभेरी भी बच चुकी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, मोदी के सिपाही के रूप में पार्टी ने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का आदेश किया है और एक आध दिन पहले कांग्रेस का कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गया। तो अब आपको तुलना करनी है। एक तरफ तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, विश्व विख्यात नेता, जिनकी छवि विश्व स्तर पर है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये चुनाव जो है वो चुनाव देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। यदि देश का चुनाव है तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछले 10 वर्षों से वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं इस देश में। तो हम सबका धर्म बनता है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो पिछले 10 वर्षों में इस देश के लिए काम किए हैं, उन कामों को जनमानस के बीच में लेकर जाएं। इसलिए आज ये एक आपके चंबा शहर की एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई थी। अब मोदी जी की योजनाओं का यदि मैं बखान करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ 7 दिन बैठना पड़ेगा और मुझे 7 दिन बोलते रहना पड़ेगा। इतनी योजना है मोदी जी की। लेकिन मैं केवल कुछ बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस देश के जनमानस ने, इस प्रदेश के जनमानस ने और इस पार्लियामेंट्री के जनमानस ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना। और ये आवाज सामने दीवार पर लिख दी गई है, हर कोई पढ़ रहा है इसको। और उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी। राजनीति में मैंने कहा ना, एक परसेप्शन होती है। तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी कहां से कहां तक पहुंच गई इन 10 वर्षों में। मोदी जी की विश्वसनीयता पूरा जनमानस विश्वास करता है। मोदी जी की विश्व व्यापक छवि, आज विश्व में कोई भी देश अपने देश की समस्या से यदि जूझ रहा है और उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कोई इस देश को, तो वो हसरत भरी निगाहों से यदि किसी की ओर देखते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी की ओर देखते हैं। आज भारत का स्थान विश्व में कहां पहुंच गया है, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की इकोनॉमी 11वें स्थान पर थी पूरे विश्व में। 10 वर्षों का कमाल देखिए, आज हम 5वें स्थान पर आ गए। कि जो अगला कार्यकाल है, कि जो अगले 5 वर्ष आप मोदी जी को देंगे, ये इकोनॉमी तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा की बात समझ लीजिए, चाहे वो बाहरी दबाव हो, चाहे वो आंतरिक दबाव हो, कोई समझौता नहीं। देश की संस्कृति की ओर देख लीजिए, चाहे वो बाहरी दबाव हो, चाहे वो आंतरिक दबाव हो, कोई समझौता नहीं। देश के विकास को देख लीजिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, कोई समझौता नहीं। मैंने सुरक्षा की बात की, देश की सुरक्षा की बात की। अब कांग्रेस की सरकार थी 4 से 14 तक। आपको याद होगा कि हमारे फौजियों के सर काट कर ले गए थे पाकिस्तानी। और इतनी कमजोर, इतनी शेकी, इतनी ट्रम्बल्ड गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी थी श्रीमान मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की। वो केवल एक छोटा सा डोजियर पाकिस्तान को दे देते थे और वो डोजियर भी बड़ी दीनहीन भावना से देते थे कि आपके फौजी हमारे फौजियों के सर काट के ले गए, बहुत बुरी बात है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बोलते थे वो। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने हिमाकत की। उड़ी का कांड आपको याद होगा। हमारे सोए हुए वीर जवानों को जलाकर चले गए थे पाकिस्तानी टेररिस्ट। और 2 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि इसका जवाब मिलेगा, बराबर जवाब देंगे। और 10 दिन के अंदर अंदर हमारे कमांडोज 5 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सीमा में जाकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त करके सकुशल अपने देश को वापस आते हैं। ये है मोदी का भारत।
हमारे पायलट्स 50 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम रसीद करके सकुशल अपने देश में वापस आते हैं। आज भारत ये है मोदी का भारत। ये स्वाभिमान कहां पहुंच गया भारत का। सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। फौजियों को कहा गया है कि यदि उधर से एक गोली आती है 5 गुना गोलियां सामने दागिए, पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज ये स्थिति है पूरे देश में। संस्कृति की बात कर लो, 500 वर्षों तक लटका कर रखा गया मामला रामलला का, हमारी आस्था के प्रतीक, हमारे राष्ट्र पुरुष, सबकी श्रद्धा जिनके साथ जुड़ी है, कांग्रेस ने अपीजमेंट पॉलिसी के चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस समस्या का हल नहीं होने दिया। रामलला टेंट में, बरसात में, गर्मी में, कड़ी ठंड में टेंट में रहे कितने वर्षों तक, आपको याद होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने सबकी सहमति से, बिना किसी खून खराबे के भव्य राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया। आज आप जाकर देख सकते हैं। ये हम सबकी भावनाओं की चिंता की, संस्कृति की चिंता की। हमारी संस्कृति में भगवान राम है, उसकी चिंता की नरेंद्र भाई मोदी। और आज विश्व का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल बन चुका है राम मंदिर। 5 करोड़ श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। ये चिंता किसने की? मोदी जी ने की। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, में देश की बात नहीं करूंगा, मैं हिमाचल की बात कर देता हूं। चलिए पठानकोट से मंडी की ओर कितना जोरों से 4 लेन का निर्माण का काम कर रहे हैं। चलिए कांगड़ा से शिमला तक कितनी जोरों से 4 लेन का निर्माण चल रहा है। देश के हर स्थान के लिए ट्रेन चल रही। तो ये संभव नहीं हो पाया है तो नरेंद्र भाई मोदी केवल अपना परिवार था, और नरेंद्र भाई के मोदी के सामने केवल देश है और देश की 140 करोड़ जनता है, इसलिए ये सारा संभव हो पाया है। तो ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोदी जी के लिए इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान और इतना स्नेह है इस पार्लियामेंट्री के लिए, जनता जनार्दन में भी और प्रदेश में भी और देश में भी। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? सीधा वोट तो आप नहीं डाल सकते मोदी जी को। यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ का अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। जैसे यहाँ तो 272 का मैजिक फिगर है। जिस दल के 272 सांसद चुनकर दिल्ली जाएंगे उस दल का प्रधानमंत्री बनेगा। यही व्यवस्था ना हिंदुस्तान में। तो जब मोदी का ये सिपाही जीतकर दिल्ली जाएगा कांगड़ा चंबा लोकसभा से, तब मोदी जी बड़ी शान से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जो आपने सोच रखा है। लेकिन मोदी जी को यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो इस छोटे से कार्यकर्ता को जिताकर दिल्ली भेजना पड़ेगा। ये प्रार्थना मैं आपसे करने आया। देश की राजनीतिक परिभाषा मोदी जी ने बदल दी। जितने पॉलिटिकल नैरेटिव्स थे, जिन नैरेटिव्स पर देश की राजनीति चलती थी, वो 10 वर्षों में मोदी जी ने बदल के रख दी। जात पात की राजनीति समाप्त कर दी पूरे देश से। अब उनके भाषण सुनिए, वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए केवल इस देश में 4 जातियां हैं और कोई नहीं है। वो 4 जातियां क्या क्या है? देश के युवा, ये मेरी जाति है। देश की महिला, ये मेरी जाति है। देश के गरीब, ये मेरी जाति है। और देश के किसान, ये मेरी जाति। केवल 4 जातियां मोदी जी के लिए हैं और कहते कि मैं इनके उत्थान के लिए जुटा हुआ हूं और इस काम को पूरा करके इस देश को विश्व गुरु बनाना है। तो मतलब हर चीज के नैरेटिव्स बदल दिए, जात पात की राजनीति बदल दी, और एक शब्द केवल उनकी डिक्शनरी में है। कोई भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो संगठन में काम कर रहा है, चाहे वो जनता के बीच में जाकर काम कर रहा है, ही हैज टू परफॉर्म। उनकी डिक्शनरी में केवल एक शब्द है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। और उसका जीता जागता उदाहरण पिछले 10 वर्ष है, आप देख लीजिए। अब कोई मंत्री बनता है तो मौज करने के लिए नहीं बनता है, काम करना पड़ता है। हर 15 दिन के बाद मंत्रियों को अपनी
प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है प्रधानमंत्री जी को। केवल पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, विकास की राजनीति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मोदी जी का मूल मंत्र है। और उसमें 10 वर्षों में उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखा दिया। उन्होंने एक और वादा किया था जब वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने कहा था कि यार मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। और आप देख लीजिए, मोदी जी की किसी योजना को उठाकर देख लीजिए, उस योजना की विकास की गंगा गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाएगी। ये मैं आपसे प्रार्थना करने आया। और जो प्रदेश की जो सरकार चल रही है आजकल, श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, उस सरकार की क्या स्थिति है बताने की आवश्यकता नहीं। 6 तो छोड़कर चले गए और लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, परमानेंट अलविदा कर दी जाएगी इस सरकार की। कि दिशाहीन सरकार है, नेतृत्व विहीन सरकार है और प्रदेश की चिंता बिल्कुल नहीं। 15 महीने में 22,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है। बताइए अब कहां विकास आपको नजर आ रहा है? कर्जा क्यों लेते हैं? विकास के लिए लेते हैं। तो ये हालत इस सरकार की है। 6 चले गए, चुनाव रिजल्ट आने दीजिए, बहुत से जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मैं केवल ये प्रार्थना करने आया हूं कि बहुत कम समय बचा है। चुनाव में प्रैक्टिकली 25-26 दिन बचे हैं। इसमें मैं आपसे हाथ जोड़ के ये की प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, आप चंबा शहर में बैठे हैं, जहां आप बैठते हैं, जहां बात करते हैं, तो मोदी जी की जो विकास की योजनाएं हैं उनकी चर्चा जरूर करिए। चंबा से जो संदेश जाएगा, जो चंबा से संदेश जाएगा, वो संदेश पूरे गांव में चंबा विधानसभा क्षेत्र में ट्रेवल करेगा। तो कितना बड़ा दायित्व आप सबके पास है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। और चंबा के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ, पिछले 15-16 वर्षों से पार्टी के संगठन के लिए काम करते हुए, नरेश जी भी तब भी मैं था जब नरेश जी इस मंडल के अध्यक्ष थे। और मुझे आज श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ, योगराज धीमान जी बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता थे। मुझे तो बहुत बड़ी बाद में पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मुझे लगता है कि शायद मुझे टिकट जब मिला तब वो शायद नहीं थे, लेकिन जब ये सारी चर्चा टिकट की चल रही थी तो मुझे हर दूसरे-तीसरे दिन फ़ोन करके शुभकामनाएं भी देते थे और चिंता भी हमारी करते थे। लेकिन ये प्रभु की नियति है, उसके लिए आज हमारे बीच में होते तो कितने प्रसन्न होते और कितने जोर से वो काम करते। लेकिन फिर भी उनको मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ, वो जहाँ कहीं भी होंगे बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके मन की इच्छा पूरी हुई होगी कि जब मुझे ये टिकट मिला है। तो मैं इस सभा में उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति भी मिले। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंबा मेरा दूसरा घर है और हर नुक्कड़ सभा के बाद जो 2-4 हमारे मित्र, बड़े परम मित्र हैं, मेरे कान में जाकर बोलते हैं कि औंधे रहने हो, ठीक है ना। तो यहाँ किसी ने बोला नहीं, इसलिए मैं ही बता दूं कि मैं तुम्हारे का इतना कौड़ा ना तुहां दुखी हो जाना। क्योंकि ऐसा है ना, जिस दिन मुझे टिकट मिली ना उस दिन मैं तय कर लिया और चंबा कांगड़ा जो जनता जनार्दन है, चंबा कांगड़ा के जो कार्यकर्ता है, सही मेरा परिवार है। अगे जो बचिया जीवन है ना जी, ये थोड़े वास्ते हो। तुहां विच रही के समस्या सुनी के उसका समाधान करने का प्रयत्न करना, ये मैं वादा करता हूँ। और अंत में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ कार्यकर्ता मित्र बैठे हैं बड़ी अधिक संख्या में। कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं चाहता, क्योंकि मैं 25-26 वर्षों तक पीछे की कुर्सियों में बैठा हूँ आपकी तरह। मंच सजाए हैं, दरियां बिछाई हैं, कुर्सियां लगाई हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। तो कार्यकर्ता क्या चाहता है अपने प्रतिनिधि से, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कार्यकर्ता सिर्फ ये चाहता है
कि जिसको जिताकर शिमला भेजें या दिल्ली भेजें उसके मन में कभी अभिमान ना आए जीतने के बाद। ये चाहता है कार्यकर्ता, बस कार्यकर्ता ये चाहता है कि वो हमारे जैसा हो, जिसको जिताकर भेज रहे हैं वो हमारी तरह हो, हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में बैठकर हमारी समस्याओं को सुने, उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करे, हमारे दुख सुख का साथी बने। ये चाहता है कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारे जैसा लगे, मतलब अलग ना नजर आए हमसे। कार्यकर्ता और कुछ नहीं चाहता। मुझे जिताकर आप दिल्ली भेज दोगे, मैं सांसद बन गया। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, इनको भी जब सरकार आएगी तो स्थान मिलेगा इनका। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो जिताता है, घर घर जाकर अलग जगाता है, जिसको कोई मतलब नहीं है, और मोदी जी के लिए, इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए हर घर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे कि इनको जिताइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजिए, सांसद बनाइए। आप लोग करोगे ना? बदले में क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये 3 चीजें चाहते हैं। जिसके लिए मैं इन सब नेताओं को हाजिर नाजिर जानकर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये रेजोल्यूट भी करता हूँ, ये प्रण भी करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ, इस मामले में कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगा। प्रतिनिधि जब जीत कर जाता है तो वो जन सेवक हो जाता है, वो पब्लिक सर्वेंट होता है, वो महाराज नहीं होता। जनता यही चाहती है कि वो महाराज ना बने, जन सेवक बने। तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि जन सेवक बनकर सदा सदा के लिए आपके चरणों में समर्पित रहेंगे, और जो समस्या है एक सांसद के रूप में उसको बड़ी जबरदस्त आवाज में जो समस्याएं हैं, नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करके, मन में हमारे क्या है, क्या करने की वो है। एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है, बहुत जल्द 1-2 दिन में आपके बीच में होगा, उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके सारी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबका आज मैंने दर्शन कर लिए, इसके लिए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, और अपने वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी जल्दी, चंबा शहर में इतनी जल्दी नुक्कड़ सभा करना कोई आसान काम नहीं है। पता नहीं कितनी मेहनत की होगी आपने, सुबह से उठ के कितने टेलीफोन किए होंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है ये आसान नहीं होता। तो इसके लिए इन सबको भी बड़ा बड़ा साधुवाद। बाकी मैडम कांता जी भी यहाँ है, उनका भी स्वागत है। भाई साहब अपने संजीव महाजन जी, ये तो आजकल बोलते हैं ना कि आजकल बड़ी टेंशन होती है दिमाग में, मैं इनकी पोस्ट देख लेता हूँ। वो बीच में बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, तो नाम ले दिया मैंने। बाकी सभी कार्यकर्ता मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के कर चुका हूँ, पहले राउंड में नुक्कड़ सभाएं की थी, दूसरे राउंड में बड़े बड़े पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए हैं पूरे कांगड़ा चंबा लोकसभा में, और अब जो तीसरा राउंड मेरा आज से शुरू हो रहा है जिला चंबा से, इसमें भी करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र में 7-8 नुक्कड़ सभाएं करने का प्लान है, और आज की शुरुआत यहाँ जिला चंबा से शुरू होगी। अलन शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ जी, वरिष्ठ नेता है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आए कांगड़ा चंबा की जनता के बीच में आकर, मुझे लगता है कि अभी तक पहुँचे वो नहीं है, तो मैं उनको केवल अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूँ। पॉपुलर फेस कौन है फिर आपके हिसाब से, आप या वो? ये निर्णय जनता जनार्दन करती है। ये निर्णय आप सामने जो मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं, ये निर्णय आपको करना है। और सबसे बड़ा निर्णय 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, तब प्रदेश की इस लोकसभा की जनता जनार्दन, जिसे मैं अपना भगवान मानता हूँ, वो ये निर्णय करेगी। किस तरह का समर्थन मिल रहा है सर भाजपा? जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जनता के चेहरे पे जो मैं तेज देख रहा हूँ, और जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर तेज, जुनून, जज्बा और कुछ भी कर गुजरने की जो मैं ललक देख रहा हूँ, उसको देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ पिछले 1.5 महीने के अपने अनुभव से कि जनता ने मन बना लिया है, जनता ने ये तय कर दिया है, और ये दीवार पर इबारत लिख भी दी गई है कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और यहाँ कांगड़ा चंबा लोकसभा से मोदी के सिपाही राजीव भारद्वाज को बहुत अधिक जन समर्थन से जिताकर दिल्ली भेजने वाली है जनता जनार्दन। नुक्कड़ सभा के दौरान आप विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मिलते हैं, तो क्या इस तरह? हाँ, ये लोग ओपिनियन मेकर्स होते हैं जी। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि चंबा के शहर में हर
संस्था के जनप्रतिनिधि मुझे आज आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उनके साथ अलग से बैठ के चर्चा की है और उन्होंने हमें विश्वास दिला दिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और आपको जिताकर चंबा भेजना है, क्योंकि ये लोग ओपिनियन मेकर्स हैं, ये लोग परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, तो इनका बहुत अधिक आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है।